डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका महेंद्र क्लासेस साइंस आर्ट्स फिक्शन, जहाँ आपको मिलते हैं 6 से 12 तक के वीडियोज। और आज हम बात कर रहे हैं वाणिज्यिक इतिहास के विषय के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आपके मानव की उत्पत्ति के बारे में, जो 4000 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई है, और बहुत सारी चीज़ देखे थे। होमो सेपियंस जो 40,000 वर्ष पूर्व चिंतनशील मानव के रूप में विकास हुए हैं। आज हम देखने वाले इतिहास के क्षेत्र, जहाँ पर इनको 4 भागों में बांटा गया है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो उनके पहले हम बात करते हैं राज्य का निर्माण। तो राज्य का निर्माण सुरक्षा व विकास के हित को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार का परित्याग कर किसी निकाय को लेना राज्य होता है। क्या है? सुरक्षा व विकास के हित को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारों का परित्याग कर किसी निकाय को देना, मतलब कोई भी एक जिसके अंदर में आप क्या कर सके, अपने अधिकारों को रख सके कि अच्छा कुछ भी हो वो फैसला हमारे लिए वो करेंगे। ओके, वो उनका क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। तो राज्य अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो हिंदी में बात करें तो राज्य का मतलब तो लिखने में एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, अगर स्मॉल एस से है, ठीक है, STAT स्टेट मीन्स प्रांत हो गया, और STAT फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो उसमें उसके मतलब देश हो जाते हैं। तो राज्य के लिए क्या क्या इसेंशियल है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? तो राज्य में होने चाहिए सबसे पहले जनसंख्या, दूसरा भूगोल, तीसरी सरकार, और चौथा प्रभुता, और पांचवा है एकता। एक क्या है? देश होने के लिए। और एक राज्य होने के लिए क्या है? जनसंख्या, भूगोल, सरकार, प्रभुता। सिर्फ एकता नहीं होती। तो अगर कहा जाए भारत भी एक प्रांत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम देश तभी बनते हैं क्या जब कोई भारत पाकिस्तान या फिर कोई देशों के बीच कुछ निर्णायक घड़ी आ गई हो, कि मैच चल रहा हो। वरना ऐसे क्या है, हम देख सकते हैं तो यहाँ पर एकता बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में हम क्या है, आप क्षेत्र के अनुसार बटे पड़े हैं। कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई आसामी है, तो विविधता है। तो एक मानना यह भी कह सकते हैं कि भारत एक प्रांत है, राष्ट्र में एकता जरूरी होती है। कोई भी राष्ट्र है तो उनके लिए एकता जरूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र का। राजनीतिक क्षेत्र का सबसे मेन आपके आते हैं राज्य। तो अगर हम इस वक्त हम देख रहे हैं पुराने के विषय वस्तु में, तो राजनीतिक क्षेत्र में है राज्य के बारे में। तो राज्य का संचालक कौन करता था? राजा। और इनके दो स्रोत, एक व्यक्ति सुरक्षा, और इनके उद्देश्य आते थे व्यक्ति सुरक्षा। तो व्यक्ति सुरक्षा एक आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य आंतरिक में आगे प्रशासनिक संरचना और प्रशासनिक तंत्र। प्रशासनिक संरचना जैसे अपने एक राजा का राज्य है तो अपने गांव जितने, जहाँ तक सीमावर्ती इलाके हैं, तो उनके अंदर जितने गांव आते हैं तो उनको देखना है। और प्रशासनिक तंत्र में पहले भी आप देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य प्रशासन है। और बाह्य में हो गया परराष्ट्र नीति, जिसे विदेश नीति हम कहते हैं। और विकास के अंतर्गत आते हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में आपके राजस्व आ गए, जैसे कर लेना, आय और व्यय पे जितने कर आ रहे हैं उनको राजस्व कहते हैं। और बाह्य में जितने विदेशी व्यापार हो रहे हैं। वो आर्थिक क्षेत्र आते क्या है? आर्थिक क्षेत्र होते हैं 3 प्रकार के: प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। ये पहले से ही है डिफाइंड। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन। और द्वितीय क्षेत्र में शिल्प व उद्योग। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, यातायात एवं परिवहन। तो यहाँ पर एक बार हम राज्य का संरचना देख लेते हैं। राज्य के छोटे स्तर पर ग्राम हो गया, ब्लॉक, तहसील, तहसील के बाद जिला, जिला के मंडल, मंडल के बाद राज्य। तो राज्य का एक सबसे छोटा इकाई क्या है? ग्राम है। ग्राम के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद तहसील। उनके बाद सामाजिक क्षेत्र हम आते हैं। सामाजिक क्षेत्र में 3 वर्गों पर आधारित है: वर्ग आधारित समाज, लिंग आधारित समाज और अर्थ आधारित समाज। तो वर्ग आधारित में हम देखेंगे आगे कि वह ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। इन 4 वर्गों पे बांटा गया है, ठीक है। वर्गीकरण आधारित तो पहले कर्म फिर जाति, 2 आधार में बटे। फिर लिंग में आपके स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष में समांतर और समानता आने लगी। और अर्थ आधारित में संसाधन एवं अवसर का बंटवारा। तो संसाधन व अवसर में समानता न होने के कारण नैसर्गिकता प्रारंभ हुई। तो पहले क्या थे? पहले कोई जाति बंधन नहीं थी, मतलब जिनका जो
जो मन करे, मतलब जैसे पेशा था वैसे ही अपना काम करते चले जाते थे। कोई कोई काम में बहुत पारंगत है तो उसी काम को करते थे, लेकिन उनके बाद फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर धीरे धीरे जन्म के आधार पर उनका जाति को तय किया जाने लगा। तो जब से जन्म के आधार पर जाति प्रथा तय की जाने लगी, तब से क्या हुई, जाति प्रथा की संस्कृति आरंभ हुई। और आपका नेक्स्ट है सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र को फिर आप इस काल के क्या है 5 विषय में बांट सकते हैं: रहन सहन, खान पान, कला विज्ञान, आवास और अंत्येष्टि। तो यहाँ पर देख लीजिए, संस्कृति का एक अच्छा डिफाइन क्या है: मानव संगठन व राज्य का वह गुण जो उसे औरों से भिन्न करे, संस्कृति कहलाती है। हर देश की, हर राज्य की, हर अपने एक अलग अलग संस्कृति होती है। सभी के यहाँ की संस्कृति अलग सी होती है। और पूर्ण समाधान हो गए मुस्लिम, ईसाई। आंशिक समाधान में जो पारसी धर्म के हैं। दाह संस्कार में आपके हिंदू आते हैं। और हम यहाँ पर और बात करेंगे पाषाण काल, प्रस्तर काल के बारे में। स्टोन एज। प्रारंभ में मानव के साक्ष्य नहीं मिले, अपितु मानवीय क्रियाकलाप के साक्ष्य पत्थर के उपकरण के रूप में मिले हैं। इसलिए भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण काल, स्टोन एज कहते हैं। तो पाषाण काल का समय 26,50,000 से 6वीं सदी ईसा पूर्व। इसके फिर 3 भाग हैं: निम्न पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। निम्न पुरापाषाण 20,50,000 से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण 4,000 से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहाँ पर और एक बात जान लीजिए, जब इतिहास पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा जाता है तब इसके इतिहास समय में अंतर होता है, और यही इसकी कमी है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इन कालखंड के क्या है, हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल हमें साक्ष्य मिले हैं जो कि हम भौतिक रूप से देख सकते हैं। और विशेषताएं हम देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल की प्राकृतिक जीवन, मतलब खाना बदल जीवन, अस्थिर जीवन का आधार, पहाड़ी स्थान, नदी के समीप निवास, स्थिर न होना, और जीवोपार्जन कैसे है साधन, खाद्य संग्रह, मछली पकड़ना, शिकार करना इत्यादि। और निम्न पूरा पाषाण काल का पहले हम क्षेत्र देख लेते। उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, इन 4 क्षेत्र में हैं। तो इनके क्षेत्र, फिर संस्कृति में हम बात करते हैं। आप निम्न पूरा पाषाण के, हम अभी पाषाण काल के बारे में देख रहे हैं, जिनका 26,50,000 से 6वीं शताब्दी है। तो इनका सबसे पहला निम्न पूरा पाषाण, जिसका है 20,50,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो इनके 2 संस्कृति हैं: चॉपर चॉपिंग संस्कृति हो गई, चॉपर चॉपिंग संस्कृति, और है हैंडेक्स संस्कृति, मतलब हस्त कुठार संस्कृति। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, चॉपर चॉपिंग और हस्त कुठार, ठीक है, जिसको हैंडेक्स भी कहते हैं। क्योंकि दोनों उपकरण 2 विभिन्न क्षेत्र से मिले, इसलिए ये दोनों 2 संस्कृति को दर्शाते हैं। तो ये दोनों उपकरण क्या है, 2 क्षेत्र से मिले, इसलिए ये 2 संस्कृति को दर्शाते हैं। इस प्रकार निम्न पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है: चॉपर चॉपिंग संस्कृति, सोहन संस्कृति। चॉपर चॉपिंग संस्कृति, सोहन नदी घाटी में मिलती हैं। और क्षेत्र इनके देख लेते हैं। चॉपर संस्कृति के चॉपर चॉपिंग, चौतरा होगा उत्तर दक्षिण का मिलन स्थल, क्योंकि यहाँ चॉपर चॉपिंग के साथ साथ हैंडेक्स नामक उपकरण भी मिले हैं। साथ ही पिंडी हो, पहलगांव, बेलन घाटी, साबरमती नदी, महानदी की घाटी। पेबुल जो पीबल्स कहते हैं इंग्लिश में, तो इनको एक हिंदी नाम भी है पेबुल। तो पत्थर का टुकड़ा जो पानी के बहाव के कारण चिकना व गोल हो गया, पेबुल कहलाता है, ठीक है। और चॉपर चॉपिंग का निर्माण पेबुल से हुआ है। अब चॉपर चॉपिंग तक है क्या, चॉपर एक तरफ नुकीला पत्थर और चॉपिंग दोनों तरफ नुकीले। और फिर आते हैं हैंडेक्स संस्कृति। इसे मद्रासी संस्कृति, मद्रास के निकट पाया गया, इसलिए ये भी कहते हैं। इनका क्षेत्र पल्लवरम 1063 ईस्वी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इनको खोजा था। तो ये नहीं, तो यहाँ से पाषाणकालीन अनुसंधान प्रारंभ किए हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, और अति प्रक्कन, वद मदुड़े, नागौर, नेवासा इत्यादि ये महत्वपूर्ण स्थान है दक्षिण के। तो इस काल में क्या है, क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण बने हैं। पुरातत्व साक्ष्य में वैचारिक पक्ष गौण होता है, अर्थात इसमें राजनीतिक, सामाजिक
और आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। पुरातत्व साक्ष्य में क्या है, वैचारिक पक्ष गौण होता है, मतलब हम केवल अपने विचार, किसी के विचार को ही हम नहीं मान सकते कि अच्छा जिसने विचार दे दिया कि इनका विचार यह है तो यही सही है। हम इसमें क्या करते हैं, अर्थात इसमें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र अनुपस्थित होता है और आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सकता है। हम कोई भी साक्ष्य को देखकर यह नहीं कह सकते कि ये किससे रिलेटेड था। और निम्न के बाद हम मध्यपुरा पाषाण हम देखेंगे, तो मध्यपुरा पाषाण काल है 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व। इनके प्रमुख उपकरण आते हैं, इसका फलक प्रमुख उपकरण है जिसे सल का फलकीय संस्कृति कहते हैं, इसे फलकीय संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। और अन्य उपकरण तक्षणियाँ, बेधक, खुरचनी, आप लोग बेधक जानते होंगे, जिससे छेद किया जाता है, मतलब थोड़ा नुकीला, जिससे तेज धार वाली चीज़ें बनने लगी थी और साथ में नुकीली चीज़ें भी। और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं बेलन घाटी, भीमबेटका और निवासा के पास चिरकी। और मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण क्वार्टजाइट के साथ साथ चर्ट और जेस्पर और फिलेंट के से भी बने हैं। और आज एक और देखेंगे उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में। तो उनके पहले मध्य पाषाण काल के हम विशेषताएं देख लेते हैं। इस काल का प्रमुख उपकरण माइक्रोलिथ था। इस काल के मानव ने अस्थिपंजर का साक्ष्य, माइक्रोलिथ बोले तो बहुत छोटे छोटे पत्थरों और इत्यादि से भी, मतलब नुकीलेदार पत्थरों के भी औजार बनने लग गए थे। और इस काल के मानव के अस्थिपंजर का साक्ष्य सरायनहर, मदादा, लंधना एवं लेखैया इस काल के यहाँ मिले हैं। इस काल के आंशिक रूप से कृषि पशुपालन शुरुआत हुई, यद्यपि यह नवपाषाण की देन है। लोग कला से भी परिचित थे, जैसे भीमबेटका के आपके सुरंग में इनका मिलना, कलाकृतियाँ। और फिर हम उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। उच्चपुरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। और प्रमुख उपकरण हो गए ब्लेड, यहाँ के इस समय के प्रमुख उपकरण है। और अन्य उपकरण है बेधक और खुरचनी। और इनके क्षेत्र है भीमबेटका से नीले रंग के पत्थर मिले हैं। बेलन घाटी से प्रमुख उपकरण के साथ पशुओं को हड्डी, लोहंदा नाला प्रमुख उपकरण, अर्धनिर्मित मातृ देवी प्रतिमा, साथ ही साथ ये सभी चीज़ें करनौल, रेनीगंटूर, बीजापुर इत्यादि से भी मिले हैं। विशेषताएं हम देख लेते हैं। उच्चपुरा पाषाण काल के लोग कला से परिचित हो गए, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश की जो सुरंग आपके गुफा कह सकते हैं। और इस काल के लोगों को धर्म के विषय में भी जानकारी हो गई थी। और आधुनिक प्रारूप का मानव होमोसेपियंस का भी उदय इसी काल से हुआ है। तो हम कह सकते हैं पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का मिश्रित रूप था। और इस काल के पाषाण उपकरण क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर, फिलेंट, कार्नेलियन और अगेट पत्थर के बने थे। ठीक है। और हिमयुग, परिवर्तित जलवायु, गर्म एवं शुष्क बर्फ पिघली एवं मनुष्य का जीवन आसान हुआ। हम अगले टॉपिक में बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। और उनके बाद फिर नव पाषाण काल, उनके आगे के टॉपिक्स देखते चले जाएंगे। और यहाँ पर ये मैंने टॉपिक आज का ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी 12वीं के सेशन के छात्र हैं उनकी कुछ अच्छे से तैयारी हो जाए। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे ये बेसिस को ख़त्म करेंगे, आपके बुक्स के पैटर्न में आएंगे, तो आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराता चल जाऊँगा। और आप मेरे से लगातार कांटेक्ट में रह सकते हैं, मुझे मेल करें। और मैं आज लिंक भी दे दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, जिसे आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके कोई भी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। Hope you like it. Tata. Take care.